आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 1 द लास्ट लेसन। इसके अंतर्गत हम इस चैप्टर का अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषाओं में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चन एवं आंसर याद करने के लिए पहले इस पाठ का हिंदी एवं अंग्रेजी सारांश सुनना एवं सुनकर समझना आवश्यक है। विशेष सूचना, आपके लिए मोबाइल का स्क्रीन देखना आवश्यक नहीं है। आप केवल आवाज को सुनकर इस चैप्टर को समझने का प्रयास कीजिए एवं इस कहानी के संदेश को समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because Hamill had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. कहानी का वक्ता फ्रांज नाम का एक युवा स्कूल जाने वाला लड़का है। उस सुबह वो डर गया था क्योंकि वह स्कूल के लिए लेट हो गया था। साथ ही जैसा कि उनके शिक्षक हमिल ने पिछले दिन घोषणा की थी कि वो पार्टिसिपल्स के विषय पर उनका परीक्षण करेंगे और फ्रांज ने कुछ भी नहीं सीखा था, इसलिए उसे डांटे जाने का अधिक डर था। For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. फ्रांज के दिमाग में एक और विकल्प था, स्कूल जाने और गर्म और चमकदार मौसम में दिन का आनंद लेने का। वो उस दृश्य का वर्णन करता है, पेड़ों पर चहकते हुए पक्षी थे और चीरघर के पीछे ड्रिल कर रहे प्रशियाई सैनिकों के शोर को भी सुना जा सकता था। It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist, and hurried off to school. बाहर का दृश्य स्कूल की तुलना में अधिक आकर्षक था, लेकिन फ्रांज ने प्रलोभन को नियंत्रित किया और स्कूल जाने के लिए चुना। When I passed the town hall there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years all our bad news had come from there, the lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? जैसे ही फ्रांस शहर के हॉल से गुजरे, उन्होंने नोटिस बोर्ड पर भारी भीड़ देखी। प्रशिया के साथ युद्ध की शुरुआत 2.5 साल पहले हो गई थी और तब से सभी बुरी खबरें जैसे कि युद्ध हारना, दुश्मन द्वारा एल्सिस और लोरेन पर कब्जा करना, यानी प्रशिया आदि को इस बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से लोगों को सूचित किया गया था। फ्रांस स्कूल की ओर चलता रहा और उसने मन में सोचा कि अब बोर्ड में क्या खबर हो सकती है। Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith, Walter, who was there, with his apprentice, reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, bub, you'll get to your school in plenty of time." I thought he was making fun of me, and reached Hamill's little garden all out of breath. जैसे ही वह स्कूल की ओर तेजी से चला, वह लोहार जो खबर पढ़ रहा था और अपने प्रशिक्षु के साथ पीछे से फ्रांस के पास आया और कहा कि उसे इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास स्कूल जाने के लिए बहुत समय है। फ्रांज ने सोचा कि लोहार उसका मजाक उड़ा रहा था क्योंकि वह पहले से ही स्कूल के लिए देर हो रही थी। जब फ्रांज स्कूल के बाहर बगीचे में पहुंचा, तो वह बहुत तेजी से चला था। Usually, when school began, there was a great bustle, which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with the hands over ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. फ्रांज ने मॉर्निंग में स्कूल में सामान्य दृश्य का वर्णन किया है। डेस्क के हिलने से बहुत अधिक शोर पैदा होता है, बच्चे अपने पाठ दोहराते हैं और अध्यापक को फुटों को बेंचों पर मारते सुना जा सकता है। But now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but, of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. वो दिन असामान्य था क्योंकि स्कूल से ऐसी कोई आवाज नहीं निकल रही थी और ऐसा लगता था कि स्कूल बंद था क्योंकि यह रविवार सुबह हुआ करता था।
फ्रांज ने योजना बनाई थी कि वो हंगामे के तहत कवर लेगा और बिना देखे कक्षा में पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। Through the window I saw my classmate, already in their places, and M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. फ्रांज ने अपनी कक्षा के भीतर झांका और अपने सहपाठियों को बैठा देखा और उनके हाथ में लोहे के बने शासक के साथ उनके शिक्षक एम. हमेल थे। फ्रांज ने पिटाई की आशंका जताई। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was, but nothing happened. M. Hamill saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." फ्रांस को देर से आने पर शर्म आ रही थी और उसे डांटने की आशंका थी क्योंकि उसे सबके सामने कक्षा में प्रवेश करना था। फ्रांज को यह अजीब लगा क्योंकि एम. हेमल ने कुछ नहीं कहा और इसके विपरीत विनम्रता से उसे अपनी सीट पर जाने के लिए कहा, क्योंकि कक्षा उसके बिना शुरू होने वाली थी। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. फ्रांस जल्दी से अपनी सीट तक पहुंचा। कुछ समय बाद जब वह डर से उबर गया और सहज हो गया, तो उसने देखा कि उनके शिक्षक ने उस दिन अपनी सबसे अच्छी कढ़ाई की हुई थी। शिक्षक आमतौर पर निरीक्षण और पुरस्कार वितरण दिनों जैसे अवसरों पर इसे पहनते थे। फ्रांज सोचता था कि अगर वह दिन एक सामान्य दिन था, तो एम. हमेल को अपनी विशेष पोशाक पहनने का क्या कारण हो सकता है? Besides, the whole school seemed so strange and solemn. But the thing that surprised me most was to see, on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves, old Hauser, with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. फ्रांज ने महसूस किया कि स्कूल में माहौल असामान्य और गंभीर था। इसे जोड़ने के लिए, क्लासरूम की आखिरी बेंच पर गांव के वरिष्ठ लोगों हौसर ने कब्जा कर लिया था, जो अपनी 3 कोनों वाली टोपी, रिटायर्ड मेयर, पोस्टमास्टर आदि पहने हुए थे। Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. वे सभी उदास लग रहे थे। हौसर अपने पाठक को लाया था जो पुराना और फटा हुआ था। उन्होंने इसे खोला था, इसे अपने घुटनों पर रखा था और इस पर अपने चश्मे लगाए थे। While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair, and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." फ्रांज उलझन में था और यह पता नहीं लगा सका कि उस दिन क्या हो रहा था। तब एम. हेमेल ने उन्हें बताया कि यह फ्रांच में उनका आखिरी पाठ था क्योंकि बर्लिन में प्रशियाओं ने आदेश दिया था कि फ्रांसीसी भाषा को अब एल्सा और लोरेन के स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा और इसके बजाय जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। जर्मन शिक्षक अगले दिन पहुंचेंगे और चूंकि यह फ्रांच में आखिरी पाठ था, वह चाहते थे कि वे ध्यान दें। What a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches, that was what they had put up at the town hall. My last French lesson. Why, I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there, then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. फ्रांज यह जानकर हैरान रह गया कि वह अब कभी भी फ्रांच नहीं सीख सकता था और अब उसे टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड में डाली गई ताज़ा खबर पता चली। फ्रांज ने पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं होने और पक्षी के अंडों के शिकार में अपना समय बर्बाद करने और सार नदी में खेलने के लिए खेद व्यक्त किया।
My books, that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar, and my history of the saints, were old friends now that I couldn't give up. And M. Hamel, too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. अब तक फ्रांस अपनी किताबों को एक अवांछित बोझ मानते थे, लेकिन अचानक वो उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगे जिन्हें वो कभी नहीं छोड़ सकते थे। लेखक इस खबर को सुनने के बाद अध्ययन के प्रति फ्रांस के रवैये में बदलाव दिखाना चाहता है कि वो किसी भी समय फ्रांस सीख नहीं सकता था। खबर है कि उनके शिक्षक एम हेमेल भी उस पर प्रभाव डाल रहे थे। फ्रांस उसे दूर नहीं जाना चाहता था। उन्होंने सोचा नहीं था कि शिक्षक छोटा स्वभाव और सख्त होगा। Poor man. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry, too, that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. अब फ्रांस को पता था कि एम हेमेल ने इस आखिरी पाठ के सम्मान में अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहनी थी। उन्होंने यह भी महसूस किया कि गांव के लोग उस स्कूल में 40 साल की सेवा के लिए एम हेमेल को सम्मान देने और धन्यवाद देने आए थे। गांव के लोग कक्षा में आ गए थे क्योंकि वे इस बात के लिए पश्चाताप कर रहे थे कि उन्होंने बचपन में अच्छी पढ़ाई नहीं की थी। वे अपने शिक्षक की 40 साल की सेवा के लिए फ्रांसीसी के शिक्षक के रूप में धन्यवाद देने आए थे। इसके अलावा वे अपने देश के प्रति सम्मान दिखाना चाहते थे और अपनी मातृभाषा के रूप में दुखी थे। फ्रांस अब उन्हें सिखाया नहीं जाएगा। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? Very loud and clear and without one mistake. शिक्षक ने फ्रांस को पुकारा, क्योंकि यह उसकी पार्टिसिपल्स के विषय को सुनाने की बारी है। जैसा कि समाचार ने फ्रांस को प्रभावित किया था, वह अध्ययन करने के लिए उत्सुक था और इसलिए वह अपनी उत्सुकता दिखाने के लिए बेताब था। वह विषय को एक बार में और बिना किसी गलती के पढ़ाना चाहता था और अपने शिक्षक को खुश करना चाहता था। उनकी हताशा यह दर्शाती है कि उन्होंने पाठ को अच्छी तरह से पढ़ने के बदले में जो कुछ भी दिया था, उसे देने की इच्छा में परिलक्षित हुई। But I got mixed upon the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating, and not daring to look up. I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little Franz, you must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah. I've plenty of time. I'll learn it tomorrow. And now you see where we've come out. जैसा कि फ्रांस ने पाठ को नहीं जाना, वह भ्रमित हो गया और चुपचाप खड़ा रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि उसे खुद पर शर्म आ रही थी और अपने शिक्षक का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। एम. हेमेल ने फ्रांस से कहा कि वो उसे डांटे नहीं क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। फ्रांस ने हर दिन खुद को बताया कि वह अगले दिन अध्ययन करेगा और अब अध्ययन का अवसर समाप्त हो गया था और वह कुछ भी नहीं जानता था। I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little Franz, you must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I've plenty of time. I'll learn it tomorrow. And now you see where we've come out. एम हेमेल ने फ्रांस से कहा कि वो उसे डांटे नहीं क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। फ्रांस ने हर दिन खुद को बताया कि वह अगले दिन अध्ययन करेगा और अब अध्ययन का अवसर समाप्त हो गया था और वह कुछ भी नहीं जानता था। That's the great trouble with Alsace, she puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it, you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language. But you are not the worst, poor little Franz. We've all a great deal to reproach ourselves with. एम हेमेल का कहना है कि अलस के सभी लोगों को दोषी ठहराया जाना था क्योंकि कोई भी सीखने के प्रति गंभीर नहीं था।
वह वर्ग को बताता है कि दुश्मन प्रूशियन उन पर हंसेंगे और कहेंगे कि वे केवल फ्रांसीसी लोगों को ही दिखाते हैं, न तो अपनी भाषा बोल सकते हैं और न ही लिख सकते हैं। उनका कहना है कि फ्रांज को खुद को दोषी नहीं समझना चाहिए क्योंकि हर कोई गलती पर है। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills, so as to have a little more money. And I've been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? हेमल का कहना है कि फ्रांज के माता पिता उन्हें शिक्षित होने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। वे चाहते थे कि वह खेत या चक्की में काम करे और कुछ पैसे कमाए। वे कहते हैं कि एक शिक्षक के रूप में उन्हें पढ़ाने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह उन्हें पौधों को पानी देने के लिए अपने घर भेज देता था। कभी कभी वह छुट्टी घोषित करता और मछली पकड़ने जाता। Then, from one thing to another, Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language it is as if they had the key to their prison. हेमल अपनी मातृभाषा फ्रेंच भाषा को दुनिया की सबसे सुंदर, स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा मानते हैं। वह वर्ग को अपनी भाषा की रक्षा करने के लिए कहता है क्योंकि यह खुद को गुलामी की जेल से मुक्त करने का एकमात्र तरीका है। यदि कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा को अच्छी तरह से जानता है, तो कोई भी उसे गुलाम नहीं बना सकता है। मातृभाषा को अच्छी तरह से जानना एक भाषा के रूप में वर्चस्व से लड़ने का एक उपकरण है। Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think, too, that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads at one stroke. शिक्षक ने व्याकरण में एक सबक लिया। उस दिन फ्रांज आश्चर्यचकित था कि उसने सबक आसानी से समझ लिया। उसने महसूस किया कि वह चौकस हो गया था, और उस हमेल ने भी बहुत धैर्य के साथ सबक समझाया। फ्रांज ने महसूस किया कि शिक्षक उन्हें वह सब ज्ञान देना चाहते थे जो उनके जाने से पहले था। After the grammar, we had a lesson in writing. That day Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand, France, Alsace. ग्रामर के बाद उनके पास लिखित रूप में एक सबक था। हमेल ने फ्रांस एलेस के साथ कक्षा की नई पुस्तिकाएं दी। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desks. You ought to have seen how everyone set to work, and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. फ्रांज ने महसूस किया कि यहाँ कक्षा में देशभक्ति की एक हवा थी। नोटबंदी फ्रांस के झंडे की तरह थी जो चारों तरफ तैर रहे थे। पूरी कक्षा लिखने में व्यस्त थी और केवल वही आवाज सुनी जा सकती थी जो कागज पर लिखी जाती थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French, too. एक बार कुछ मच्छरों कक्षा में प्रवेश कर गए, लेकिन कोई भी घबराया नहीं क्योंकि हर कोई लिखने में व्यस्त था। लेखक कक्षा की छत पर बैठे कबूतरों को भी छात्र मानता है और कहता है कि कबूतर भी छत को अपने पंजों से खुरचने में व्यस्त थे और ऐसा लगता था कि वे भी फ्रेंच भाषा का कार्य लिखने में व्यस्त थे। On the roof the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons?
कबूतरों की आवाज क्लास में सुनी जा सकती थी और फ्रांज ने सोचा था कि प्रशियावासी कबूतरों को भी जर्मन भाषा में बोलने के लिए मजबूर करेंगे। लेखक यह कहना चाहता है कि भाषा स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में आती है और इसके लिए किसी पर दबाव नहीं डाला जा सकता है, चाहे वह कबूतर हो या फ्रांसीसी पुरुष। Whenever I looked up from my writing, I saw Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. लेखन के बीच में फ्रांज ने हेमेल को देखा, जो अभी भी बैठे थे और कक्षा में उत्तराधिकार में अलग अलग चीजों को देखा, जैसे कि वह छोड़ने से पहले सब कुछ की उपस्थिति को याद करना चाहते थे। Fancy. For 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. Only the desks and benches had been worn smooth, the walnut trees in the garden were taller, and the hopwin that he had planted himself twined about the windows to the roof. हमेल पिछले 40 वर्षों से उसी स्थान पर पढ़ा रहे थे। केवल यह परिवर्तन था कि कक्षा में डेस्क वर्षों से उपयोग के कारण खराब हो गए थे, बाहर बगीचे में अखरोट के पेड़ लंबे हो गए थे, स्कूल की इमारत की बाहरी दीवार पर लगी छत पर चढ़ गए थे। How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks. For they must leave the country next day. फ्रांज को लगता है कि शिक्षक को अपने जीवन के 40 साल बिताने के स्थान से दूर भेजने के लिए दिल टूटना चाहिए। अपनी बहन को पैक करने और उनके सामान को हिलाने की आवाज कमरे के ऊपर से सुनी जा सकती थी, क्योंकि उन्हें अगले दिन निकलना था। But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, bi, bai, bo, boo. हमेल ने रचना की और पूरी कक्षा से पाठ को सुना। लेखन कार्य के बाद फोनेटिक्स द्वारा पीछा किए गए इतिहास का एक पाठ था, जहां उन्होंने वर्णमाला की ध्वनियों का पाठ किया था। फ्रांज ने कक्षा को शिशुओं के रूप में संदर्भित किया क्योंकि वे बड़े हो गए थे, वे ध्वन्यात्मकता का पाठ पढ़ रहे थे जो आमतौर पर छोटे बच्चों द्वारा किया जाता है। इसलिए वो खुद को और अपनी कक्षा को बच्चे कहते हैं। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he, too, was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. होज़र ने अपने चश्मे पर हाथ रखा था और प्राइमर को अपने दोनों हाथों में पकड़कर कक्षा के साथ अक्षरों का पाठ किया था। वह रो रहा था, जैसे ही वह बोला उसकी आवाज कांपने लगी। फ्रांस की मिश्रित भावनाएं थीं, उन्हें यह देखकर मजाक लगा कि हाउज़र जैसा बूढ़ा व्यक्ति कैसे रो रहा था और कांप रहा था, और दूसरी ओर वो भी भावुक महसूस कर रहा था जैसे हाउज़र ने किया था। फ्रांज इस अंतिम पाठ को कभी नहीं भूल सकता। All at once the church clock struck 12. Then the Angelus. तभी चर्च की घड़ी में 12 बज गए और प्रार्थना गीत शुरू हो गया। At the same moment the trumpets of the Prussians, returning from drill, sounded under our windows. Hamel stood up, very pale, in his chair. I never saw him look so tall. उसी क्षण प्रशियाई सैनिकों द्वारा खेले जाने वाले तुरही की आवाज आई जो ड्रिल से लौट रहे थे, सुनाई दी। हेमल का चेहरा सुस्त और रंगहीन हो गया क्योंकि क्लास खत्म होने का समय आ गया था। वह सीधे और निश्चल खड़ा था और फ्रांज कहता है कि वो इतना लंबा कभी नहीं दिखाई दिया। My friends, said he, but something choked him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and, bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. हेमल ने बोलना शुरू किया, लेकिन अपनी भावनाओं के बल पर वे आगे नहीं बढ़ सके। उन्होंने चाक का एक टुकड़ा लिया और ब्लैकबोर्ड पर विवे ला फ्रांस का अर्थ लॉन्ग लाइव फ्रांस लिखा, जितना बड़ा हो सकता था।
Then he stopped and leaned his head against the wall, and, without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. फिर उन्होंने लिखना बंद कर दिया, दीवार की ओर झुक गए और बिना कुछ बोले कक्षा को छोड़ देने का संकेत दिया क्योंकि कक्षा समाप्त हो गई थी।